गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप कैसे हैं? अब आप लोग 8 क्लास से 9th क्लास में पहुंचे हैं। अब पहले आप लोग मिडिल स्कूल में थे, अब हाई स्कूल में पहुंच गए। तो ये ध्यान देना होगा कि जो स्टडी का जो अब पहले का आपका रवैया होगा उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। पढ़ने का तौर तरीका, समझने का तौर तरीका, अपने विवेक इस्तेमाल करने का तौर तरीका सब चेंज करना होगा। फेयर करने का तरीका, ठीक है। पुस्तक में भी आपको अधिक पुस्तक भी पढ़ना है, ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। समझ अच्छी होगी तो आप निश्चित रूप से तरक्की करेंगे। क्लास 1 से लेकर 8 तक में आपको हिंदी के केवल एक ही पुस्तक पढ़ना था, लेकिन 9th क्लास में आपको 2 पुस्तकें पढ़नी है। एक गोधुली नाम को अच्छी तरह से समझ लें। गोधुली, इसका शाब्दिक अर्थ मैं बताऊंगा अगले वीडियोज में। और दूसरा है आपका वर्णिका। वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, लेकिन खैर आप लोग थोड़ा खोजिए, मैं अगले वीडियोज में ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। गोधुली में 2 खंड है। ये क्लास 9th है भी। हाँ, ये है आपका गोधुली भाग 1। हाई स्कूल में आप जाते हैं तो भाग 1 9th का होगा और 10th का भाग 2 क्लास 9th। गोधुली में 2 खंड है आपका, एक गद्य खंड और दूसरा है आपका काव्य खंड। काव्य खंड को ही पद्य खंड भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। काव्य खंड और पद्य खंड दोनों एक ही है, इसमें केवल कविताएं आपको पढ़ना है। इसके में आपको गद्य विधाएं पढ़नी है। आपको गद्य विधाएं में रिपोर्टाज, कहानी, उपन्यास भी आता है। वैसे इसमें उपन्यास नहीं है। रिपोर्टाज, रेखा चित्र, व्यक्ति चित्र, शिक्षा शास्त्र, निबंध है, ललित निबंध है, एकांकी, नाटक। वैसे नाटक एकांकी भी इसमें नहीं पढ़ना है आपके सिलेबस में। ये सारी चीज़ें आती हैं। अब चलते हैं हम लोग अनुक्रमणी में। आप लोग दीर्घ अनुक्रमणी भी बनाइएगा, उसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जब 1-2 पाठ हम लोग पढ़ लेंगे तब, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पाठ का नाम, लेखक का नाम, पाठ का प्रकार जिसे विधा कहा जाता है, लेखक का जन्म तिथि, लेखक का निधन तिथि, लेखक का जन्म स्थान, लेखक का निधन स्थान, लेखक की अन्य रचनाएं, अन्य उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की है। इसके बाद लेखक को प्राप्त पुरस्कार, पाठ का स्रोत, अर्थात ये जो पाठ है वो कहाँ से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से, कुरान से, गीतांजलि से, आनंद मठ से, कहाँ से लिया गया है, जिसे पाठ स्रोत कहा जाता है। वो बनाना मैं उसके लिए नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। गद्य खंड में हम लोगों को 12 पाठ पढ़ने हैं, काव्य खंड में भी 12 पाठ पढ़ने हैं, और वार्णिका में 7 पाठ पढ़ना है। एकदम रंगीन मिजाज कर देने वाले पाठ हैं वो सारे के सारे। लोकगीत है, फिल्म है। देखिए पुस्तकों में आपको फिल्म भी देखने को मिलेगा, लेकिन वो फिल्म नहीं है जो आप टेलीविजनों में देखते हैं। ये फिल्म के निर्माण, उत्पत्ति इत्यादि से संबंधित उसके कैसे कैसे विकास हुआ और उन विकासों में किन किन भारतीय लोगों या विदेशी लोगों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा, ठीक है, ये रहेगा आपको। चलिए पहला गद्य खंड में हम लोग शुरू करते हैं। आज केवल गद्य खंड ही हम लोग पढ़ेंगे। गद्य खंड में 12 पाठ है कुल, जिसमें पहला पाठ है कहानी का प्लॉट। ये पाठ का नाम है, ये लेखक का नाम है इस स्तंभ में, और ये जो कोष्ठक में जो दिया हुआ है ये है कहानी का, सॉरी, पाठ का प्रकार, जिसे विधा भी कहा जाता है। ये पाठ का नाम है, जिसे रचना भी कह सकते हैं हम। ये लेखक लोग हैं, लेखक का नाम है, जिसे रचनाकार या रचयिता, र च य ह्रस्व इकार त आकार, रचयिता का नाम। पहला पाठ है कहानी का प्लॉट, जो कि एक कहानी है। इसके लेखक श्री पूजन सहाय हैं। इस कहानी में यह दर्शाया गया है कि हमारे समाज में नारी का स्थान निर्धारण करने के संदर्भ में तिलक, दहेज का निर्मम प्रथा, बाल विवाह, वृद्ध विवाह अर्थात
अनमेल विवाह, अनमेल का मतलब हुआ कि लड़की का उम्र कुछ हो और लड़के का उम्र कुछ हो। कुछ का मतलब है वृद्धावस्था का लड़का हो और लड़की का उम्र वयस्क भी अभी नहीं हुई हो। सामाजिक विसंगतियों को दर्शाया गया है। साथ ही साथ इस पाठ में यह भी दर्शाया गया है कि जब आपके पास आमदनी हो, आय हो और आप अनावश्यक खर्च करें, अपने भविष्य के लिए पैसे का बचत न करें, तो भविष्य में आने वाली परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा और फिर आपके पास कुछ नहीं रह जाएगा पछतावे के सिवा। इसलिए इससे आप जीवन में एक शिक्षा भी ले लें। साथ ही साथ अनावश्यक खर्च तथा बचत नहीं करने के दुष्परिणाम को भी इस पाठ के द्वारा उजागर किया गया है। ये जीवन से जुड़ा हुआ है, इसको आप लोग जरूर जोड़िएगा। अनावश्यक खर्च नहीं करना है। वो खर्च केवल आर्थिक रूप से ही नहीं, सामयिक रूप से भी है। आप लोग समय को भी खर्च ना करें, समय का सदुपयोग करें। अभी आपके पास पर्याप्त समय है। अगर इन समयों का आप सदुपयोग नहीं करते हैं तो फिर वही हाल होगा जो इस पाठ में मुंशी जी का हुआ है। दूसरा पाठ है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा। यह एक निबंध है और इसके रचनाकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनके बारे में आपको पता है, ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, बिहार के लाल थे। भारत के पुरातन विद्यापीठ नालंदा के वैभवशाली गौरव का वर्णन किया गया है, जहां यह भी बताया गया है कि ज्ञान के क्षेत्र में देश तथा जाति भेद का कोई स्थान नहीं होता। शिक्षा क्षेत्र में चाहे आप किसी भी क्षेत्र विशेष के रहने वाले हों, उससे कोई लेनी देनी नहीं है। आप चाहे किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के हों, उससे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा पाठ है ग्राम गीत का मर्म, जो कि एक निबंध है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु द्वारा रचित है। ग्राम गीत के मर्म को उद्घाटित करते हुए काव्य एवं जीवन में इसके महत्व को प्रतिपादित किया गया है। ग्राम गीत जो कि एक लोकगीत है, लोकगीत का ही एक रूप है, और इस लोकगीत के द्वारा लोग अपने शारीरिक थकान को दूर करते थे। जैसे कि जांच चलाते समय, ढेका कुटते समय आप लोग के मन में एक विचारधारा आया होगा कि भाई ढेका शब्द क्या है। तो ढेका जो धान से चावल में परिवर्तित करने का एक यंत्र है, जो प्राकृतिक कहा जाए, लकड़ी से बना हुआ, लेकिन कृत्रिम है क्योंकि उसे मानव बनाता है, ढेका है। आजकल तो मिलों में धान का कुटाई होता है। चौथा पाठ है आपका फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित लाल पान की बेगम, जो कि एक कहानी है। फणीश्वर नाथ रेणु जी एक प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार है, जो अपने इस पाठ के माध्यम से ग्रामीण परिवेश के लोगों के बीच एक साथ ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद जो व्याप्त होता है, उसकी इन्होंने वानगी पेश की है। पांचवा पाठ है अमृतलाल नागर द्वारा रचित भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक, जिसको कि मैं आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। मुख से सवाक फिल्मों तक फिल्म से संबंधित ये एक निबंध है, विधा होगा आपका निबंध है। भारत में फिल्म का आगमन कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ, उस विकास में किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत में फिल्म का आगमन और विकास को बड़े ही विश्वसनीय तथा दिलचस्प तरीके से हमारे अमृतलाल नागर जी ने वर्णन किया है। पाठ संख्या 6 विष्णु प्रभाकर जी इसके रचयिता हैं। पाठ का नाम है अष्टावक्र। यह एक ऐसे व्यक्ति का
रेखा चित्र है जो 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा था, उसकी लंबाई बहुत ज्यादा था, मंद बुद्धि का बालक था। उसके पिताजी नहीं थे, उसकी केवल माँ ही थी। माँ भी कुपोषण का शिकार, भरपूर अन्न नहीं, तन पर वस्त्र नहीं, रहने के लिए एक गंदी बदबूदार अंधेरी कोठरी इसको मिली हुई थी। उसका भी किराया चुकता करना होता था। यह अपना कैसे भरण पोषण करते हैं और क्या इनका रूप रहता है और समय इनका मृत्यु हो जाता है। जीवन दशा के माध्यम से आर्थिक, शारीरिक तथा मानसिक रूप से कमजोर लोगों को समाज के लोग सहयोग तो करते नहीं हैं, बल्कि उससे मुक्ति पाने के लिए व्यग्र रहते हैं। यही इस पाठ में दर्शाया गया है। पाठ संख्या 7। राम कुमार जी जो कि एक सशक्त चित्रकार थे और साथ ही साथ लेखक भी थे। पाठ का नाम है टॉल्स्टॉय के घर में, जो कि एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज जिसे इंग्लिश में रिपोर्ट कहा जाए। ये रिपोर्टाज तैयार किया गया है, रिपोर्ट। ये टॉल्स्टॉय जो कि विश्व प्रसिद्ध साहित्यकार थे, आना करनीना तथा युद्ध और शांति इनकी महान कृतियां हैं। पीस एंड वार। यहाँ तक कि लेखक जब वहाँ गए हैं रूस में टॉल्स्टॉय जी के घर पर, तो वहाँ का उन्होंने तो वर्णन किया ही है। उस यात्रा को इन्होंने तीर्थ यात्रा तक कह दिया है। तीर्थ यात्रा का मतलब आप सोच सकते हैं, तीर्थ यात्रा का मतलब है कि वह स्थान जो आपके जीवन को बदल दे, जो आपको प्रेरणा दे, उसको तीर्थ स्थान कहा जाता है। पाठ संख्या 8। पधारो हमारे देश, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र। पधारो हमारे देश, ध्यान दीजिएगा, यहां देश का मतलब भारत देश नहीं है। देश का मतलब है एक क्षेत्र विशेष, वो भी विशेष रूप से राजस्थान का क्षेत्र, जहां थार मरुस्थल है, उसके संबंध में दर्शाया गया है इस पाठ में साहित्यिक रूप से। वहां जल का लोग कहते हैं बहुत कमी है, लेकिन कमी नहीं है। कमी होते हुए भी लोगों ने कभी रोना नहीं रोया, कभी किसी के सामने अपना हाथ नहीं पसारा कि हाँ मुझे जल की कमी है, मुझे गंगा की, यमुना की या किसी अन्य नदियों की जल चाहिए दूसरे राज्यों से, कभी नहीं। वह ठाव वोज अर्थात रीति रिवाज अच्छा उन्होंने अपनाया, और जल को संग्रहित करने का तरीका, उसकी सदुपयोगिता, उसके महत्व को उन्होंने जाना और अपनाया। अगला पाठ है आपका 9, शरद जोशी द्वारा रचित रेल यात्रा, जो कि एक व्यंग्यात्मक रचना है। इस व्यंग्यात्मक रचना में उन्होंने भारतीय रेल विभाग तथा उस विभाग के कर्मचारियों की कमियों को उजागर किया है। रेलवे विभाग कितना कमजोर है, क्या है, ये सारी चीजें उन्होंने इस पाठ में साहित्यिक रूप से बताया है। कि घंटों आप रेलवे स्टेशन पर खड़े रहते हैं, किसकी प्रतीक्षा में? प्रभु की प्रतीक्षा में। अरे प्रभु ही तो है ट्रेन, रेल क्या है? जो आपको लक्ष्य तक जो पहुंचाता है, भला ही वह आपको आपके लक्षित स्टेशन तक क्यों न पहुंचा दें। स्टेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे आरा से आपको पटना जाना है तो पटना आपका लक्षित स्टेशन हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा आपका लक्षित स्टेशन सबसे लास्ट स्टेशन भी है। वो सबसे लास्ट स्टेशन क्या हो सकता है? ऊपर, जिसको सुरधामपुर नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, वहां भी पहुंचा देती है। क्यों? क्योंकि इनके कर्मचारियों की कमी की वजह से जो रेलवे ट्रैक होता है, जो रेल की जो पटरी होती है, उसकी मरम्मत लोग सही समय से नहीं करते हैं। और आए दिनों हमें सुनने में आता है कि हाँ ये रेल फलाना ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
इतने लोग, अब आगे कहने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रेल का काम है पहुंचा देना, चाहे वह आपको अगले स्टेशन तक पहुंचा दे, गंतव्य स्टेशन तक पहुंचा दे या फिर शमशान घाट तक पहुंचा दे, पहुंचा तो देगी जरूर। पाठ संख्या 10 है जगदीश नारायण चौबे द्वारा रचित निबंध। हमारे विद्यार्थी पूछते रहते हैं सर परीक्षा में कौन कौन सा निबंध आएगा, सर कैसे लिखना है। ध्यान दीजिएगा, जब तक आप लोग मिडिल स्कूल में थे तब तक आप लोगों ने लेख लिखा होगा, अब निबंध आपको लिखना है। लेख में, निबंध में प्रबंध है, महाप्रबंध है, ठीक है ना, इन सब में अंतर है। खैर मैं संक्षिप्त रूप में बता देता हूँ। लेख का मतलब हुआ एक जो खेतों के बीच जो लगा हुआ रहता है, लीक शब्द से बना हुआ है, उसी पर आपको चलना है, वो जहां आपको पहुंचा दे समझ लीजिए कि वहीं आपको पहुंचना है, या फिर ऐसे समझे कि जहां आपको पहुंचना है वही आपको पहुंचाएगा। बिल्कुल जैसे गाय पर लेख लिखना है तो बस वही, गाय के हाथ होते हैं, पैर होते हैं, सिंग होता है, पूंछ होता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, काले रंग बतलाएंगे आप, खाना बतलाएंगे आप, क्या खाती है, उससे क्या लाभ है, हानि है, बस। लेकिन निबंध में, निबंध के पहले शब्द के बारे में समझे, नी धन बंध है, अर्थात बिना बंधन का। निबंध अगर लिखना होगा गाय पर तो अब आपको ऐसे नहीं लिखना होगा कि गाय के हाथ पैर इत्यादि होते हैं, ठीक है, आपको यह लिखना होगा कि गाय वैसे तो एक जानवर है लेकिन हिंदू अपनी मां से भी बढ़कर इसको मानते हैं। गाय का अनुभव उनसे पूछिए जो घर पर चारा खिलाते हैं और उन्हें जब वह गाय दूध दूहते समय अपने दुलती से प्यार करती है। उनसे अनुभव पूछिए जब कोई शहर के जेंटलमैन सड़क पर पैदल चल रहे हों और सड़कों पर घूमने वाली, विचरण करने वाली गायें उनको अपने मस्तक से सहला दे, उनका अनुभव पूछिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ गाय का निबंध क्या होता है। खैर पाठ संख्या 11 है रामधारी सिंह दिवाकर। ध्यान दीजिएगा, रामधारी सिंह दिनकर नहीं, रामधारी सिंह दिवाकर। रामधारी सिंह दिनकर एक पद्यकार थे अर्थात कवि थे, जबकि ये क्या है फिलहाल इस पाठ के लिए लेखक हैं। सूखी नदी का पुल, देखिए पुल तो होता है लेकिन उस नदी में जिस नदी में जल हो, पानी हो, बहती धारा हो, लेकिन यह एक ऐसी पुल है जो सूखी हुई है। उस पुल का बांधने का काम इसमें एक पात्र ने किया है जो उच्च वर्गीय तथा निम्न वर्गीय आरक्षण से संबंधित जो भेदभाव बैठा हुआ रहता है उसको इन्होंने बांधने का काम किया है, दोनों को पाटने का काम किया है। पाठ संख्या 12 है रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित शिक्षा में हेरफेर। शीर्षक का नाम है शिक्षा में हेरफेर, पाठ का नाम है। यह एक शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा से संबंधित बातें इसमें बताया गया है। यह जीवन और शिक्षा के बीच जो संबंध होनी चाहिए उसको ठाकुर जी ने बताया है। रविन्द्रनाथ ठाकुर जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिनके बारे में आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक जय है के रचयिता हैं। गीतांजलि में इन्होंने यह गान लिखा था। शिक्षा में हेरफेर, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, भारतीय शिक्षा की खामियों को उन्होंने उजागर किया है, जो कमियां हैं उससे उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि उन कमियों को हम लोग आने वाली पीढ़ियां क्या करें, दूर करें। ठीक है, तो आज का इतना ही है और ये होमवर्क के रूप में है, गृह कार्य है आप लोगों का कि इन तीनों का आप लोग याद करेंगे। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, ये हो गया आपका लेखक का नाम, ये हो गया आपका पाठ का नाम और ये जो कोष्ठक में दिए हुए हैं ये है आपका विधा अर्थात पाठ का प्रकार। आप लोग अब याद करने के बाद इस वीडियो को आगे चलाइएगा, अभी फिलहाल रोक दीजिए और रोकने के बाद एक आपका सेल्फ असेसमेंट होगा और एक छोटा सा प्रश्नावली में दे रहा हूं, उसको आप लोग सोल्व कीजिएगा पूर्ण रूप से ईमानदारी के साथ, ठीक है। तो आप वीडियो को रोकिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने वीडियो को रोक करके याद किया होगा। अब आप उस वीडियो को पुनः प्रारंभ कीजिए, इस वीडियो को प्रारंभ कीजिए।
ये देखिए प्रश्नावली है, मिलान करें। ये स्तंभ अ है, स्तंभ ब है, इसमें कुछ दिया हुआ है, इसमें भी कुछ दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। एकदम ईमानदारी बरतनी है आपको। जो पहले का वीडियो है, इस वीडियो का ही पीछे का हिस्सा है, उसको देखना नहीं है, आपको पूरा मिलान कीजिए, अपना आंसर तैयार कीजिए। आंसर तैयार करने के बाद फिर ये अनुक्रमणी देखिए और फिर देखिए कि आपने कितने प्रश्नों को अच्छी तरह से सही तरीके से आपने हल कर पाया है। ठीक है, बस आज इतना ही। फिर अगले दिन का क्लास में हम फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।